चलो ठीक है। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो देखो इंट्रोडक्शन में इतना कुछ ख़ास है नहीं, बस सेंटेंसेस और कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो समझने लायक कुछ नहीं है, बस एक बार पढ़ के देख लेना है। सो मूवमेंट इज़ द वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बीइंग्स, ठीक है, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। एनिमल्स एंड प्लांट एक्सिबिट अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स, आपको भी पता है। अब देखो कुछ-कुछ मूवमेंट्स के एग्जांपल उन्होंने दे रखे हैं, तो उनको बस ध्यान में रखना है लाइन्स को। जैसे स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा इज़ अ सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। मतलब अगर हम अमीबा को ले लें, तो अमीबा के अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है और उसका मूवमेंट जो होता है वो एक सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट है, ठीक है। उसके बाद ये मतलब टाइप्स ऑफ मूवमेंट बताना चाह रहे हैं कि रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, इतने सिंपल से कितने कॉम्प्लेक्स तक जा सकता है। अब जैसे दूसरा उन्होंने बोला है मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजिला एंड टेंटिकल्स आर शोन बाय मैनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिर ह्यूमन बीइंग्स कैन मूव लिम्ब, जॉ, eyelid, tongue, etc. Some of the movement result in a change of place or location. Such voluntary movements are called locomotion. ठीक है, तो मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट होता है कोई डेफिनेशन नहीं, आपको खुद को पता है कि मूवमेंट क्या चीज़ होती है। बट लोकोमोशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? वॉलंटरी मूवमेंट्स विच रिजल्ट इन अ चेंज और प्लेस ऑफ लोकेशन, और उन मूवमेंट्स को हम कहते हैं लोकोमोशन। तो ये है लोकोमोशन की डेफिनेशन, ठीक है। अब उसका एग्जांपल क्या है? वॉकिंग, ऑब्वियसली हम वॉक करेंगे तो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचेंगे। रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग आर ऑल सम फॉर्म ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट्स। कुछ सिंपल मूवमेंट्स होते हैं जिनमें की प्लेस चेंज नहीं होती, और कुछ लोकोमोटरी होते हैं जिनमें की प्लेस चेंज होती है, और उनको हम लोकोमोशन बोलते हैं। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नीड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट। देखो भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ऐसा है क्या कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर अलग होंगे और अदर टाइप ऑफ मूवमेंट वो करेंगे वो स्ट्रक्चर अलग होंगे? ये तो उन्होंने साफ-साफ लिखा है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब एग्जांपल भी उन्होंने दिया है कि पैरामीशियम है, उसमें क्या होता है, सीलिया क्या करता है, हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंग। अब जो पैरामीशियम है उसमें सीलिया के उन्होंने 2 फंक्शन बता दिए हैं। एक तो वो पहले मूवमेंट ऑफ फूड कर रहा है फ्रॉम साइटोफेरिंग्स, और दूसरा लोकोमोशन कर रहा है। तो लोकोमोटरी ऑर्गन भी कौन-सा हो गया? सीलिया, और सिंपल मतलब फूड का मूवमेंट जो करवा रहा है वो भी कौन-सा हो गया? सीलिया। तो इस लाइन को ध्यान में रखना है कि लोकोमोटरी मूवमेंट जो होते हैं, उनके लिए अलग स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? एक ही स्ट्रक्चर 2 टाइप के मूवमेंट्स कर सकता है। Hydra can use its tentacles for capturing its prey and also use them for locomotion. दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है, उसी चीज का दूसरा एग्जाम्पल है। Hydra can use its tentacle for capturing its prey and also use them for locomotion. ठीक है, एक एग्जाम्पल हमारा हो गया पैरामीशियम का, ठीक है, किस चीज का हुआ? पैरामीशियम का, और दूसरा क्या हुआ? हाइड्रा का। तो दोनों को ही हमको याद रखना है, ठीक है। अब हमारी बात कर लेते हैं इंसानों की। वी यूज लिम्स फॉर चेंज इन बॉडी पोस्चर, ठीक है, हमारे हाथ हाथ पैरों का यूज हम बॉडी पोस्चर चेंज करने के लिए यूज करते हैं। अब जैसे मैंने बॉडी का पोस्चर ऐसे कर लिया, तो ये मैंने अपने हाथों का यूज करके किया। मैं बैठी हूँ, वही अगर मैं खड़ी हो जाऊंगी अपने पैरों का यूज करके, तो भी मेरा बॉडी पोस्चर चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पैरों से चलने लगूंगी तो वो लोकोमोशन हो जाएगा। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो ह्यूमन बीइंग्स ही है, ठीक है। अब देखो ये सारी ऑब्जर्वेशन हमको sorry, 1 minute. The above observation suggests that movement and locomotion cannot be studied separately. अब देखो ये सारा ऑब्जर्वेशन हमको क्या बता रहे हैं कि हम लोकोमोशन और मूवमेंट को अलग नहीं पढ़ सकते। चैप्टर का नाम है हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट, पर जो है एक ही चीज है। मतलब मेनली हमको पढ़ना है मूवमेंट, और कुछ मूवमेंट जो होते हैं वो करवाते हैं लोकोमोशन, ठीक है। तो ये कोई अलग चीज नहीं है, ठीक है। The two may be linked by stating that all locomotion are movement but all movements are not locomotion, ठीक है। अब अगर मैं अपने हाथों का यूज कर रही हूँ आपको पढ़ाने के लिए, तो इट इज अ मूवमेंट, बट लोकोमोशन है क्या? मेरी प्लेस चेंज हो रही है क्या? नहीं। बट अगर मैं कहीं उठ के जा रही हूँ तो वो तो मूवमेंट भी है और लोकोमोशन भी है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सेंटेंस बोल दिया है उन्होंने। अब उसको हम हाईलाइट करेंगे, ठीक है। ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट्स बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन, ठीक है। गेट इट? मेथड ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म बाय एनिमल वेरी विद देयर हैबिटेट एंड द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। अब ऐसे ही हमने ब्रीदिंग के, रेस्पिरेशन के ऑर्गन्स को पढ़ा था, हैबिटेट पे डिपेंड करता है और उनके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। वैसे ही हमारा लोकोमोशन अपनी हैबिट
पे और डिमांड ऑफ द सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कैसा होगा। लोकोमोशन इज जनरली फॉर सर्च ऑफ फूड। क्यों करते हैं हम लोकोमोशन? मजा आ रहा है क्या चलने फिरने में? या तो फूड के लिए करेंगे, या फिर शेल्टर के लिए करेंगे, या फिर मैट के लिए करेंगे, मैटिंग जैसे एनिमल्स करते हैं जंगल में, ठीक है। सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स, ठीक है। मॉस्क्विटो अपना ब्रीडिंग ग्राउंड देखने के लिए अलग अलग जगह उड़ता फिरता रहता है, ठीक है। वही है। फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे कि साइबेरिया से क्रैंस आते हैं हमारे यहाँ भरतपुर में, तुमने इकोलॉजी में पढ़ा होगा। तो वो क्लाइमेटिक कंडीशंस को कॉप करने के लिए इतना लोकोमोशन करके इंडिया आते हैं, ठीक है। या फिर एनिमीज और प्रेडेटर से बचने के लिए, और जैसे तुम लोग करते हो पढ़ाई से बचने के लिए, ठीक है। वो सारे टाइप हो जाते हैं, रीज़न हो जाते हैं मूवमेंट के। तो अब सबसे पहला आता है हमारा क्या पढ़ने का? टाइप्स ऑफ मूवमेंट। टाइप्स ऑफ मूवमेंट में हम पढ़ेंगे सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट 3 मेन टाइप ऑफ मूवमेंट, ठीक है। सबसे पहले क्या हो गया? अपन को नंबर मिल गया, कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब उनमें से होते हैं अमीबॉइड, सीलियरी एंड मस्क्यूलर, ठीक है। 3 मूवमेंट हो गए, अमीबॉइड मूवमेंट, सीलियरी एंड मस्क्यूलर। अब देखो सबसे पहले सम स्पेशलाइज्ड सेल्स इन अवर बॉडी। अब सेल्स का नाम याद कर लेना, ठीक है। सेल्स का नाम है मैक्रोफेजेस, ठीक है। एक टाइप की डब्ल्यूबीसी होती है। एंड ल्यूकोसाइट्स इन ब्लड एग्जिबिट अमीबॉइड मूवमेंट, ठीक है। तो एग्जांपल दे दिया है उन्होंने अमीबॉइड मूवमेंट का, मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट। इट इज इफेक्टेड बाय सूडोपोडिया फॉर्म्ड बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब देखो सेल का स्ट्रक्चर अगर ऐसा है, उसके अंदर भरा हुआ है हमारा क्या? प्रोटोप्लाज्म। तो वो प्रोटोप्लाज्म का उसको स्ट्रीम करके मान लीजिए कुछ ऐसा बना लेता है। फॉल्स फीड बना लिए, ये हो गया हमारा सूडोपोडिया। अब अगर फूड पार्टिकल आएगा तो इसके अंदर फूड पार्टिकल आ जाएगा और फिर ये इसको बंद कर लेंगे, ठीक है। तो सूडोपोडिया जिसको हम फॉल्स फीड भी बोलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना। इट इज इफेक्टेड बाय सूडोपोडिया फॉर्म बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। कैसे बनते हैं सूडोपोडिया? बाय स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। और एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि अमीबा में। तो मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स अपना मूवमेंट कैसे एग्जिबिट करते हैं? किसके थ्रू एग्जिबिट करते हैं? चलो सब मैसेज करके बताओ, याद रहेगा। जल्दी बताओ, कैसे एग्जिबिट करते हैं मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स? मुझे मैसेजेस दिख नहीं रहे हैं या फिर आप कर नहीं रहे हैं? मुझे तो नहीं दिख रहे। अमीबॉइड मूवमेंट, बेटा मैंने इफेक्टेड पूछा कि कैसे इफेक्टेड होता है, बाय विच फॉर्मेशन? तो सूडोपोडिया के फॉर्मेशन से। मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स वो तो मुझे पता है, अमीबॉइड मूवमेंट का एग्जांपल है हमारी बॉडी में, बट सूडोपोडिया के फॉर्मेशन से होते हैं, ठीक है। चलो ठीक है। अब दूसरा आता है साइटोस्केलेटल एलिमेंट। अब ये सेल में कुछ एलिमेंट होते हैं, जब सेल डिवीजन होता है तब हेल्प आते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक का नाम इन्होंने बोला है माइक्रोफिलामेंट। क्या नाम बोला है? माइक्रोफिलामेंट आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन अमीबॉइड मूवमेंट। तो देखो ये पूरा पैराग्राफ हमारा अमीबॉइड मूवमेंट के लिए था। अब उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी? सबसे पहली चीजें मैक्रोफेज, ल्यूकोसाइट, ये कीवर्ड्स है, ठीक है। अमीबॉइड मूवमेंट तो है ही है। सूडोपोडिया, और सूडोपोडिया कैसे फॉर्म होता है? स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म से, ठीक है। साइटोस्केलेटल एलिमेंट, ठीक है। ये सब है अमीबॉइड मूवमेंट के एग्जाम्पल। और एक है माइक्रोफिलामेंट्स। ओके, अब दूसरे मोमेंट पे आते हैं। 3 मोमेंट हमने पढ़े हैं, अमीबॉइड, सीलियरी एंड मस्क्यूलर। तो अमीबॉइड खत्म कर लिया, अब आते हैं सीलियरी मूवमेंट पे। तो अब देखो सीलियरी मूवमेंट ऑकर्स इन मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स। अब देखो इन्होंने कॉमन साइड दे दी है कि यहाँ होता है मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन। ट्यूबुलर ऑर्गन कैसे होते हैं? जैसे कि इसोफेगस हो गई, या फिर फैलोपियन ट्यूब्स हो गए, जो ट्यूब के फॉर्म में होते हैं, उनको हम बोलेंगे ट्यूबुलर ऑर्गन विच आर लाइन बाय सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड एपिथेलियम से लाइन होते हैं। अब देखो द कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स ऑफ सीलिया इन द trachea help us in removing dust particle and some of the foreign substance inhaled along with the atmospheric air। अब कल हमने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा था, तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि जैसे ही
एयर अंदर आती है, एटमॉस्फेरिक एयर हम इन्हेल करते हैं, तो उन उन ह हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो क्या-क्या करता है, एक तो उसको क्लियर करता है, ह्यूमिडिफाई करता है, फिर उसका टेम्परेचर एडजस्ट करता है, तो उसमें एक चीज़ क्या थी कि फ़ॉरेन पार्टिकल्स को रिमूव करता है, तो फ़ॉरेन पार्टिकल्स को कौन रिमूव करता है, वो हमको यहाँ बताएँ, ट्रेकिया करता है, ठीक है? ट्रेकिया में कौन-सा मूवमेंट है? सीलिया का मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट, ओके? अब एक एग्ज़ाम्पल हो गया क्या? ट्रेकिया का। सीलियरी मूवमेंट के लिए, दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अब इसमें क्या होता है सीलियरी मूवमेंट होता है जिससे एग का ओवम का मूवमेंट होता है, ठीक है? एग का मूवमेंट होता है वो पहुँच जाता है हमारे जो ओवरी से जो प्रोजेक्शन होते हैं ना वहाँ से एम्प्यूला तक पहुँचता है, तो वो सीलियरी मूवमेंट्स होता है। ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे सीलिया होते हैं देखो, ऐसे सीलिया होते हैं। और ये एक आया तो ये ऐसे-ऐसे मूवमेंट करके आगे-पीछे मूवमेंट करके इसको आगे तक पहुँचा देते हैं, ठीक है? इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है बट समझ सकते हो, ठीक है? चलो अब आते हैं हमारे मस्कुलर वाले पे, ठीक है? तो यहाँ से शुरू किया सबसे पहले अपने लिम्स का मूवमेंट, फिर मैं बोल रही हूँ तो अपने जॉस का मूवमेंट जो क्या होते हैं ये होते हैं, तो बोलने पे हमारा अप डाउन मूवमेंट हो रहा है ना? और सबसे बड़ी चीज़ बोलने के लिए टंग का मूवमेंट, ये सब है मस्कुलर मूवमेंट के टाइप। अब मसल का मूवमेंट होता कैसे है? तो एक प्रॉपर्टी होती है हमारी मसल के पास, वो होती है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, रिलैक्स हो सकती है। रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, डायफ्राम हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी वजह से हमारा थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम चेंज होता है, तो वो भी एक टाइप का मूवमेंट है। जब हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में करते हैं, जो हमारे चेस्ट मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है? तो ये हो गई कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल, यूज़ करते हैं हम फॉर लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड मेजॉरिटी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है? ह्यूमन बीइंग भी करते हैं और बाकी के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कुत्ता, बिल्ली, गाय, शेर वगैरह सब कुछ ये करते हैं, ठीक है? अब देखो एक इन्होंने एक अच्छी सी चीज़ लिखी है, लोकोमोशन रिक्वायर अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम, ठीक है? स्केलेटल से मतलब हमारी बोन्स का, मसल का और हमारे ब्रेन का। जब तक ब्रेन कोई ऑर्डर नहीं देगा तब तक कोई मूवमेंट होगा क्या? अब अगर मेरे ब्रेन ने ऑर्डर दिया कि मैं उठा के पानी पी लूँ, तभी मेरे हाथ ने मूवमेंट किया, उसी के बाद मेरी टंग ने, मेरे लिप्स ने, सबने मूवमेंट किया। अगर मेरा ब्रेन बोलता ही नहीं कि पानी पी लो, तो फिर मेरे पास बोन भी है, मसल्स भी है, ठीक है? तो एक ये लाइन हो गई इम्पोर्टेंट हमारी कि लोकोमोशन रिक्वायर अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम, ठीक है? अब इसमें वो न्यूरल की जगह अगर बोल देगा हार्मोनल सिस्टम तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है? इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ मसल, देयर स्ट्रक्चर, ठीक है? अब वो लर्न कर लेंगे, ठीक है? अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे मसल्स। मसल्स क्या होता है? आपने पढ़ा है कि सीलिया एंड फ्लैजिला आर द ग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल चैप्टर सबने पढ़ा है, सेल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, फिर उसके बाहर से ऐसे सीलिया, फ्लैजिला ऐसे करके निकलता है, ठीक है? अब देखो जो फ्लैजिलर मूवमेंट होता है, हेल्प करता है इन द स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोज़ोआ। स्पर्मेटोज़ोआ के में कौन-सा मूवमेंट होता है? स्पर्मेटोज़ोआ में होता है फ्लैजिलर मूवमेंट। अब देखो, अगर मैं तुमसे पूछूँ कि ह्यूमन बॉडी में फ्लैजिलर मूवमेंट कहाँ पाया जाता है, तो या फिर प्रेज़ेंट होता है या नहीं? अगर मैं बोल रही हूँ फ्लैजिलर मूवमेंट्स आर प्रेज़ेंट इन ह्यूमन बॉडी, तो ट्रू है या फ़ॉल्स है? बताओ जल्दी-जल्दी, ट्रू है या फ़ॉल्स है? फ़ॉल्स है। और बताओ, बाकी के बच्चे जल्दी बताओ, पढ़ाना है आगे। ट्रू है, पल्लवी, ट्रू है, कशिश, ट्रू है। ट्रू है क्योंकि स्पर्मेटोज़ोआ इज़ प्रेज़ेंट ओनली इन ह्यूमन बॉडी ना, ह्यूमन बॉडी में ही तो प्रेज़ेंट होता है स्पर्मेटोज़ोआ, तो अगर स्पर्म में ही फ्लैजिलर मूवमेंट हो रहा है तो ह्यूमन बॉडी में भी होना ही चाहिए। सो हमको ऐसा लगता है कि ह्यूमन बॉडी तो हाथ-पैर से मूवमेंट करती है तो उसमें फ्लैजिला कहाँ हो गया? बट मैंने बोला इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, तो फ्लैजिलर मूवमेंट इज़ प्रेज़ेंट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। मार्क कर लीजिए ये वाला पॉइंट, ठीक है?
उसके बाद होता है मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस एंड इन लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोन्स आर लाइक यूग्लिना। अब देखो इन्होंने पूरा फ्लैजुलर मूवमेंट का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो स्पर्मेटोजोआ, फिर उसके बाद हमने एनिमल किंगडम पढ़ा हुआ है, तो पोरीफेरा में जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है उसके अंदर ही आती है हमारी स्पॉन्जेस, तो उनमें भी फ्लैजुलर मूवमेंट होता है वाटर करंट के मेंटेनेंस के लिए। उसके बाद अगर हम प्रोटोजोन्स पे आ जाए, प्रोटोजोन्स बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने पढ़े, तो उसमें यूग्लिना एग्जाम्पल दिया हुआ है और उनका क्या होता है, लोकोमोशन होता है फ्लैजुलर मूवमेंट से। ठीक है, अब आते हैं अगली चीज पे, मसल क्या होती है। मसल, ये बाकी बच्चे इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, टाइम 5 बजे का है, आप लोग 20 मिनट लेट है, तो कल से सब टाइम पे चाहिए ना। ठीक है, मसल इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन। ठीक है, अब मैंने एक और चीज आपको बताई थी बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में, कि जो कि मेसोडर्मल ओरिजिन का था। क्या था, जल्दी जल्दी मैम बता हार्ट दो, था, हार्ट। मैं आगे का पढ़ा रही हूँ। हाँ हार्ट था। ठीक है, मैसेज में बताओ बेटा। मैं डर गई कि ये क्या हुआ। ठीक है, हाँ हार्ट है मेसोडर्मली ओरिजिन का, और कितना साइज था, क्लेंच फिस्ट साइज था हार्ट का। ठीक है, ठीक है, अबाउट 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ अ ह्यूमन एडल्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय मसल्स। ठीक है, अब देखो आजकल नीट में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, और हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ऐसे स्टेटमेंट्स हमको याद करने हैं। जैसे पहला स्टेटमेंट हो गया हमारा, मसल इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन। दूसरा है हमारा, 1 मिनट, about 40 to 50% of the body weight of a human adult is contributed by muscle। तो ये भी मतलब हमारी बॉडी का 40 to 50% वेट जो होता है वो मसल से कंट्रीब्यूट होता है। ठीक है, बोन से नहीं होता है, ऐसा बोलते हैं कि हड्डियों में हो जाता है, बट 40 to 50% मसल से होता है। ठीक है, अब देखो जैसे कि मेरे में मसल्स कम है तो मेरा वेट भी कम है। ठीक है, दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे मसल्स की प्रॉपर्टीज के नाम याद करना, ये तुमको फर्स्ट ईयर तक काम आएगी। एक्साइटेबिलिटी, 1 मिनट, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रेक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। ठीक है, C EEE 4 प्रॉपर्टी है हमारी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी बहुत इजी है, ईसी है, प्रॉपर्टी बहुत इजी है। ठीक है, एक्सटेंसिबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, ठीक है, और है सी से कॉन्ट्रेक्टिलिटी, और एक और सी से इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रेक्टिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी, चारों प्रॉपर्टी को अच्छे से याद कर लेना। अब देखो, मसल्स हैव बीन क्लासिफाइड ड्यूरिंग यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया। सबसे पहले लोकेशन के बेस पे, उनके अपीयरेंस के बेस पे, और उनके नेचर ऑफ रेगुलेशन के बेस पे हम अलग अलग टाइप से उनको क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोकेशन के बेस पे देखें तो 3 टाइप्स ऑफ मसल होती है, स्केलेटल मसल, विसरल मसल एंड कार्डियक मसल। तो जो हार्ट में मसल प्रेजेंट होगी वो कार्डियक मसल होगी, जो स्केलेटल सिस्टम से क्लोजली एसोसिएशन में होगी वो होगी हमारी स्केलेटल मसल, और जो हमारे बॉडी के विसरा में प्रेजेंट होगी वो है विसरल मसल। तो सबसे पहले इन्होंने बात की स्केलेटल मसल की। देखो, skeletal muscle are closely associated with the skeletal components of the body। skeletal components क्या हो गए, हमारी हड्डियां, मतलब कि जो मसल हमारी बोन्स पे लगी हुई है वो है हमारी skeletal मसल। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, दे हैव अ स्ट्रिप्ड अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप एंड हेंस आर कॉल्ड स्ट्राइटेड मसल। अब दूसरा अपन ने यहीं पर उसको क्लासिफाई कर दिया अपीयरेंस के बेसिस पे, पहले लोकेशन के पे किया, तो स्केलेटल हुआ, विसरल हुआ, कार्डियक हुआ। फिर स्केलेटल के बारे में हमने पढ़ा कि ये इन क्लोज एसोसिएशन विद स्केलेटल कंपोनेंट होती है। प्लस देखो स्केलेटल मसल पे हमको मसल बनाते हैं, हमको ऐसे स्ट्राइएशन दिखते हैं, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं
striated muscle. अब देखो, as their activities are under the voluntary control of the nervous system, they are also known as voluntary muscle. अब देखो, तीसरा हमने काय के बेसिस पे किया, नेचर ऑफ रेगुलेशन। अब ये हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में होती है। अब हाथ में स्केलेटल मसल है, ठीक है, अब मैं मन चाहूँ तो हाथ उठाऊं, ना चाहूँ तो ना उठाऊं। ऐसा तो नहीं कि चलते फिरते मेरे हाथ इधर उधर, मतलब मेरा कंट्रोल है, मैं चाहूँ तो करूंगी, मैं नहीं चाहूँ तो आलसियों की तरह कुछ नहीं करूंगी। तो स्केलेटल मसल के बारे में हम तीन चीजें बोल रहे हैं। एक तो ये है स्केलेटल मसल है, ठीक है, उसके बाद इस पे स्ट्राइशन है, तो ये स्ट्राइटेड है, और ये मैं अपनी मर्जी से काम करवा सकती हूँ, इसलिए वॉलंटरी है। ठीक है, तीन चीजें हो गई, इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, अब देखो, सबसे इनका मेन काम क्या है, प्राइमरीली ये लोकोमोटरी एक्शन में और बॉडी पोस्चर के चेंजेस में काम करती है, मतलब चलने फिरने में और हिलने डुलने में। ठीक है, स्केलेटल मसल क्लियर है? क्लियर विथ स्केलेटल मसल। कौन कौन सा क्लासिफिकेशन हो गया, स्केलेटल, स्ट्राइटेटेड और वॉलेंट्री। अब अगर विसरल पे आते हैं, विसरल मसल होती है जैसे हमारे जो अंदर का स्टमक, इंटेस्टाइन, मतलब जो जीआईटी सिस्टम है ना, उसकी मसल्स। ये इनर वॉल ऑफ होलो विसरल ऑर्गन, मतलब होलो मतलब अंदर से खोखले, जो कि हमारी ईसोफेगस होती है, स्टमक होता है, सब अंदर से खाली है ना, तो होलो विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है, जैसे एलिमेंट्री कैनाल, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्राइशन, तो इनमें कोई ऐसा स्ट्राइशन नहीं होता, ये एकदम स्मूथ होती है। ठीक है, एकदम स्मूथ होती है, कोई स्ट्राइशन इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, एकदम स्मूथ होती है, इसलिए इनको हम स्मूथ मसल बोलते हैं, या फिर नॉन स्ट्राइटेड मसल बोलते हैं। ठीक है, अब इनकी एक्टिविटी है ना हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। आपका डाइजेशन हो रहा है तो आपके कंट्रोल में है क्या, यार अभी मेरा मन नहीं है कि खाना डाइजेस्ट हो, पेट में ही पड़ा रहने देते हैं, 2-3 दिन तक के डाइजेस्ट ही ना हो। आपके कंट्रोल में है क्या, ऐसा होता है क्या किसी का? साक्षी, ऐसा आप कर सकते हो क्या कि खाना खाया और नहीं अभी मुझे डाइजेस्ट नहीं करना, बताओ, कोई कर सकता है? अपर्णा, पल्लवी, पल्लवी कर सकती है क्या? नहीं, पल्लवी नहीं कर सकती। इस्लाम कर सकता है शायद, मेरे को लग रहा है ऐसा। क्यों? इस्लाम सो गए क्या बेटा? चलो ठीक है, फिर मान लेते हैं कि इस्लाम कर सकता है, अगर वो नहीं बोल रहा है तो। ठीक है यार, गुस्सा हो गया शायद वो। अच्छा, नहीं कर सकता है, ठीक है ठीक है, अब तूने बोल दिया है तो मान लिया मैंने। ठीक है, अब देखो, अपने अंडर में इनका कोई कंट्रोल नहीं होता, इसलिए इनको इनवॉलेंट्री, मतलब हम खुद से नहीं कर सकते, तो इनको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल। अब इनका सबसे पहले क्या क्या काम होता है, अब देखो एग्जाम्पल जो दिया है एलिमेंट्री कैनाल, तो काम भी वही होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और गैमेट्स थ्रू जेनिटल ट्रैक्ट, दोनों एग्जाम्पल के हमने फंक्शन बता दिए। अब तीसरा, जैसा कि हमारा नाम बताता है, कार्डियक मसल, ये क्या होती है, मसल्स ऑफ हार्ट होती है। मैनी कार्डियक मसल सेल असेंबल इन अ ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म अ कार्डियक मसल बेस्ड। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो ऐसा हो गया। बेस्ड ऑन अपीयरेंस, कार्डियक मसल्स आर striated. They are involuntary in nature as the nervous system does not control their activity. देखो, दिल हमारी सुनता नहीं है, ठीक है, दिल तो हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनता है, इसलिए दिल हो गया इनवॉलेंट्री, और फिर ये टूट जाता है, और ऐसा ऐसा उसको स्ट्राइशन पड़ जाती है, दरारें पड़ जाती है, इसलिए ये हो गया स्ट्राइटेड। ठीक है, तो स्ट्राइटेड हुआ क्या, बताओ जल्दी, स्ट्राइटेड हुआ क्या? तो इस फोटो से, अब तो वैलेंटाइन डे भी चला गया, तो ठीक है, जिनका दिल टूटा है वो लोग रिलेट कर लेना। तो इस फोटो से समझ जाना कि हार्ट की मसल स्ट्राइटेड होती है, और दिल हमारी तो सुनता नहीं है, गाना भी है इस पे, दिल मेरी ना सुने, तो इनवॉलेंट्री हो गया। ठीक है, तो हो, आई होप समझ में आ गया, याद हो गया, खत्म।
भाई दिल की बात पे दिल भेजो जरा चैट बॉक्स में जल्दी से। समझ में आ गया हो तो। नहीं आया क्या? क्लियर नहीं हुआ क्या? आ गए, बहुत सारे दिल आ गए। ठीक है, ये लो तुम्हारे लिए मेरा दिल। ओके, थोड़ा रिस्पॉन्स दो यार, तुम लोग रिस्पॉन्स दोगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, वरना मुझे ऐसा लगेगा कि मैं लेक्चर ले रही हूँ। लेक्चर ले रहे हैं क्या हम? ऐसे ही तो पढ़ रहे हैं ना मस्ती मस्ती में, बताओ। बंद कर दूं क्या क्लास? बंद कर दूं क्या? बोर हो गए क्या? कल पढ़ेंगे। चलो ठीक है, पढ़ाते हैं। Based on appearance, cardiac muscle are striated. They are involuntary in nature, as the nervous system does not control their activities directly. चलो अब आते हैं, लेट अस एग्जामिन अ स्केलेटल मसल इन डिटेल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। अब एक स्केलेटल मसल को देखेंगे और उसका कॉन्ट्रेक्शन का मैकेनिज्म। अब देखो, ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी इज मेड ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल। क्या होती है सबसे पहली चीज? मसल बंडल, और उनको हम बोलते हैं फेसिकल्स। तो अगर हम यहाँ से देखना शुरू करें तो देखो, ये हुआ एक मसल बंडल, ये हुआ दूसरा मसल बंडल। इनको हम बोलेंगे फेसिकल्स। क्या बोलेंगे? लिखूं क्या या याद कर लोगे? लिख देती हूँ। इनको हम बोलेंगे फेसिकल्स, ठीक है। अब देखो, ये हेल्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, हेल्ड टुगेदर बाय अ कॉमन कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेशिया। अब इनके बीच में एक कोलेजन की लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं फेशिया, ठीक है। एक दूसरे से ऐसे बंधे हुए हैं ये। एक और बना देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लेयर, इसको हम बोलेंगे फेशिया। तो फेसिकल्स को कौन बांधेगा? एफ से फेसिकल को, एफ से फेशिया बांधेगा, ठीक है। एक दूसरे के साथ फेसिकल्स को कौन बांधेगा? फेशिया। ईच मसल बंडल कंटेन अ नंबर ऑफ मसल फाइबर। अब एक मसल बंडल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मसल फाइबर्स होते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। ये हो गए मसल फाइबर। अब ऐसा मत सोचना कि इसमें नहीं होते, इसमें भी होते हैं। बस मैं थोड़ा सा वक्त बचाने की कोशिश कर रही थी। चलो, ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा। मसल फाइबर के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक लेयर होती है, और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा, ठीक है। सार्कोलेमा बोलते हैं। अब देखो, एक टर्मिनोलॉजी याद करने के लिए हो गई हमारे पास, क्या याद करने के लिए हो गई? सार्कोलेमा, जो कि काय को इनक्लोज करते हैं? सार्कोप्लाज्म। देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो साइटोप्लाज्म को इनक्लोज करती है, पर अब ये देखो, सार्कोमियर हम बोलते हैं ना, सार्कोमियर यूज करते हैं मसल के लिए, इसलिए उसके साइटोप्लाज्म को हम सार्कोप्लाज्म बोल देते हैं, और उसकी जो बाहर की लेयर होती है उसको सार्कोलीमा बोल देते हैं। मसल फाइबर, muscle fiber is syncytium. Muscle fiber is syncytium as the sarcoplasm contain many nuclei. तो syncytium की डेफिनेशन क्या हो गई? देखो, अब वो तुमको स्टेटमेंट कैसे बोल सकते हैं? मसल फाइबर इज सिंशियम एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन ओनली वन न्यूक्लियाई, या फिर कुछ भी देगा, न्यूक्लियाई के लिए चेंज कर देगा। तो पहली चीज तो तुम याद रखोगे कि सिंशियम है, पर सिंशियम क्यों बोल रहे हैं उसको? क्योंकि सार्कोप्लाज्म के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। चलो मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यहाँ पे क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर। तो मसल फाइबर बेसिकली कुछ नहीं है, एक सेल है। जैसा सेल होता है ना, वो मसल के अंदर की सेल को हम मसल फाइबर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, और जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, वो होता है स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, ठीक है। तो इतना याद कर लो अच्छे से। एक तो सबसे पहले सार्कोलीमा, सार्कोप्लाज्म, सिंशियम और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके अंदर कैल्शियम, ठीक है। A characteristic feature of the muscle fiber is presence of a large number of parallelly arranged filaments in the sarcoplasm called myofilaments और myofibrils। अब देखो, सबसे पहले क्या थे? सबसे पहले थे फेसिकल्स। फेसिकल्स के अंदर थे हमारे
मसल फाइबर, और मसल फाइबर के भी अंदर पैरेलली अरेंज्ड है। जैसे मान लो ये एक मसल फाइबर दिख रहा है यहाँ पे, लंबा सा फाइबर है तो लंबा, उसके अंदर भी ऐसे पैरेलली अरेंज है क्या, मायोफिलामेंट। क्या अरेंज है, मायोफिलामेंट या फिर मायोफाइब्रिल्स। ठीक है। अब ईच मायोफाइब्रिल हैज अ अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड ऑन इट। ठीक है। तो अब देखो एक बार और बता देती हूँ। सबसे पहले क्या है बेटा, फेसिकल्स। क्या है, फेसिकल्स। और दो फेसिकल आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं, कोलाजिनस टिश्यू से। कोलाजिनस टिश्यू से, और वो क्या है, कोलाजिनस टिश्यू क्या है, फेशिया। ठीक है, फेशिया। उसके बाद उसके अंदर होते हैं मसल फाइबर। अब मसल फाइबर के अंदर हमको छोटे छोटे पैरेलली अरेंज दिखेंगे मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स, अब ये पैरेलली अरेंज तो तुमको नहीं दिख रहे होंगे, तुम बोलेंगे ये कहाँ से पैरेलल, क्योंकि हमने इसको ऐसे काटा। अब देखो जैसे ये पेन लिया, इसके अंदर, पेन के अंदर हमारी है रिफिल। अब ऐसे थोड़ा सा सोचो कि 3-4 रिफिल्स भरी हुई है एक साथ, जो मल्टी कलर पेन आता है ना, तो ये हुआ हमारा मसल, क्या हुआ, मसल फाइबर, मतलब मसल का सेल। और सेल के अंदर 3-4 रिफिल ऐसे पैरेलली भरी हुई है, तो उनको बोलेंगे मायोफिब्रिल। लेकिन अब हम इसको सामने से देखेंगे तो हमको ऐसे छोटे छोटे 3-4 गोले ही दिखेंगे ना, मतलब पैरेलल अरेंज तो वो ऐसे है। पर अगर हम सामने से काट के देख रहे हैं तो सामने से तो सिर्फ एक पॉइंट दिखेगा, जैसा कि तुम लोगों को दिख रहा होगा। देखो ये सिर्फ एक ही पॉइंट दिखेगा ना, तो इसलिए मैंने उनको ऐसे बनाए। समझ में आ गया। अगर लंबा लंबा बनाएंगे ना तो ये हुआ एक मसल फाइबर, और उसके अंदर पैरेलली अरेंज मायोफिलामेंट्स। तो हमने उसको ट्रांसफर सेक्शन में ऐसे सामने से काट के देखा है। ठीक है। देखो यहाँ पे दिख रहे हैं ये पैरेलली अरेंज मायोफिलामेंट्स। ठीक है, समझ में आ गया, नहीं आया, रिस्पॉन्स फास्ट बता दो, समझ में आ गया क्या। प्रांजल, यस मैम, यस मैम, यस मैम। ठीक है चलो, और शायद मेरे पास लेट पहुंच रहे तुम्हारे रिस्पॉन्स। चलो ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखो, ईच मायोफिब्रिल हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड। ठीक है। अब उसमें ऐसा रहता है, एक लंबा सा मायोफिब्रिल है तो इतना डार्क हुआ, फिर लाइट हुआ, फिर डार्क हुआ, फिर लाइट हुआ। तो मायोफिब्रिल के अंदर अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स होते हैं। ठीक है। अब अल्टरनेट वर्ड को ध्यान रखना, वो कंटिन्यूअस डार्क एंड लाइट बैंड बोलेगा तो भी अपन को अपने पे अड़े रहना है कि ऑल्टरनेट ही होते हैं। ठीक है। फिर ये बता रहा है कि जो ट्राइटेड अपीयरेंस होता है ना, वो तो इसी वजह से आता है, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ टू इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स, दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन। तो एक्टिन और मायोसिन क्या है, कहाँ प्रेजेंट है, एक्टिन मायोसिन कहाँ प्रेजेंट है, मायोफिब्रिल में। ठीक है, एक्टिन एंड मायोसिन प्रेजेंट है मायोफिब्रिल में। द लाइट बैंड कंटेन एक्टिन एंड इट इज कॉल्ड आई बैंड और आइसोट्रोपिक बैंड। ठीक है। और जो डार्क बैंड होता है उसको बोलते हैं हम ए बैंड और एन आइसोट्रोपिक बैंड। अब देखो डार्क और लाइट, अगर हम बात करें डार्क की तो वो हो गया ए, और लाइट की तो आई। इनका फुल फॉर्म है आइसोट्रोपिक और एन आइसोट्रोपिक। तो इसको ऐसे याद रखना, डाली। ठीक है, डाली। तो डार्क बैंड इज एनआइसोट्रोपिक, लाइट बैंड इज आइसोट्रोपिक। भूल जाते हैं, कंफ्यूजन यही हो जाता है कि डार्क को आई बोलते हैं कि लाइट को, तो कैसे याद रखोगे, डाली। चलो जल्दी मैसेज करो, डाली, याद हो जाएगा। ठीक है। अब देखो आगे एक और ट्रिक बताऊंगी, अभी पढ़ो। Both the proteins are arranged as rod-like structure parallel to each other and also to the longitudinal axis of the myofibril। मतलब ये longitudinal axis of myofibril में present होते हैं और एक दूसरे के भी parallel
प्रेजेंट होते हैं। तो इन लाइन्स को नहीं भूलना है। सबसे पहले तो पैरेलल टू ईच अदर है और ऑल्सो टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मायोफिब्रिल। कौन सी एक्सिस में? लॉन्गिट्यूडनल। वर्टिकल एक्सिस में तो नहीं है ना, नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे घूम सकते हो तुम लोग, ठीक है। अब सबसे पहले बात कर रहे हैं लोग एक्टिन फिलामेंट्स की। तो एक्टिन फिलामेंट्स आर थिनर एज कंपेयर टू द मायोसिन। तो देखो एम से हमारा मायोसिन होता है और एम से होता है मोटा, ठीक है। एम से मायोसिन, एम से मोटा, तो इसलिए एक्टिन थिन है और मायोसिन वाला थिक फिलामेंट है। थिन और थिक भी क्लियर हो गया, समझ गए। और जो लाइट, अब देखो ये जो, सॉरी गाइस, ये मोटा है तो गाढ़ा हुआ, मोटा मोटा, ज्यादा मोटा हुआ तो हमको डार्क अपीयरेंस देगा। और डार्क में डाली से हमने पढ़ा था एन आइसोट्रोपिक। सारा क्लियर हो गया। मायोसिन मोटा है, डार्क अपीयरेंस देगा और एन आइसोट्रोपिक। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। एक और बार बताऊं? चलो ठीक है। तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी। प्रवचन नहीं चल रहे हैं बेटा यहाँ पे। बंद कर दे क्या क्लास? कम से कम थंब ही रिएक्ट कर दो तो मुझे समझ में आ जाए कि तुम सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, वरना मैं हवा में ही पढ़ाती जा रही हूँ। चलो ठीक है, मूड खराब मत किया करो ऐसे। अब आते हैं एक्टिन पे। एक्टिन फिलामेंट्स आर थिनर एज कंपेयर टू द मायोसिन फिलामेंट। ये मैंने आपको बता दिया, हैंस कॉमनली कॉल्ड थिन एंड थिक फिलामेंट। तो एक्टिन, मायोसिन, थिन, थिक, आइसोट्रोपिक, अनआइसोट्रोपिक, डार्क, लाइट। सब सारा कंफ्यूजन क्लियर है कि किसको क्या बोलते हैं? डार्क, लाइट, ठीक है, पूछूंगी थोड़ी देर बाद। चलो अब आते हैं स्ट्रक्चर पे, ठीक है। इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड is an elastic fiber called Z line which bisect it. आई बैंड है तो कौन सा फिलामेंट है? आई बैंड है तो कौन सा फिलामेंट है? कौन सा प्रोटीन है? आई बैंड है तो कौन सा प्रोटीन है? बोलो जल्दी। आई बैंड है मतलब कौन सा प्रोटीन है? बताया है ना, एक्टिन प्रोटीन है, ठीक है। तो अब हर आई बैंड के बीच में एक इलास्टिक फाइबर की लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं जेड लाइन। तो यहाँ से पढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है। ये देखो, ये हुआ आई बैंड और ये लाइट कलर का दिख रहा है एक्टिन प्रोटीन, और उसके बीच में एक लाइन है, ये ब्लैक कलर की दिख रही है, एक आएगी इलास्टिक फाइबर की लाइन है, और इसको हम बोलते हैं जेड लाइन। क्या बोलते हैं इसको? जेड लाइन, ठीक है। ये क्लियर हो गई। फिर देखो, द थिन फिलामेंट्स आर फर्मली अटैच्ड टू द जेड लाइन। द थिक फिलामेंट in the A band are also held together in the middle of this band by थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड एम लाइन। अब देखो, एम से मोटा, एम से मायोसिन, तो फिर यहाँ पे क्या हो गई? एम लाइन। तो इनके बीच में जो होती है वो एम लाइन होती है, और आई बैंड के बीच में जो होती है वो जेड लाइन होती है, ठीक है। अब देखो, जो एक्टिन और मायोसिन होता है वो ओवरलैप करता है, लेकिन पूरी तरीके से एंड तक पैरेलल नहीं होते हैं, बस ओवरलैप करते हैं। तो मायोसिन का वो पोर्शन, सॉरी, मायोसिन का वो पोर्शन जिस पे एक्टिन की ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, ठीक है। मायोसिन का वो पोर्शन जिस पे एक्टिन की कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही, उसको हम बोलते हैं एच जोन, ठीक है, एच जोन। तो सारे वर्ड क्लियर हो गए। जेड लाइन क्या होती है, आई बैंड, एम बैंड क्या होता है, एम लाइन क्या होती है, और एच जोन क्या होती है। अब देखो, A and I band arrange alternately throughout the length of the myofibril। ये अल्टरनेट दिख रहे हैं ना, यहाँ पे ओनली मायोसिन है, फिर यहाँ पे एक्टिन है, फिर मायोसिन है, फिर एक्टिन है, तो ये अल्टरनेट प्रेजेंट है।
तो द पोर्शन ऑफ द मायोफिब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन्स, ये दो जेड लाइन्स के बीच का, ये एक जेड लाइन हुई, दो जेड लाइन्स के बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम कंसिडर करते हैं एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रेक्शन। क्या है फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन? एंड इट इज कॉल्ड सार्कोमियर। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन क्या होती है? फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन क्या होता है? सार्कोमियर। अब देखो एक बहुत अच्छी चीज बताती हूँ जो लोग समझेंगे। अब देखो फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर क्या हो गई? सार्कोमियर। सॉरी, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन क्या हो गई? सार्कोमियर। और वहीं पे अगर मसल फाइबर की बात करें तो मसल फाइबर इज एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल, जो कि समरी में लिखा है। ये क्वेश्चन आ चुका है और बहुत बार टेस्ट सीरीज में भी आता है और अपन को चैप्टर में कहीं नहीं मिलता है। तो मसल फाइबर इज द एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल। और फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन क्या है? सार्कोमियर। ठीक है, चलो आगे आते हैं। In a resting state, the edges of thin filament on either side of the thick filament partially overlap the free end of the thick filament। ये मैंने समझा चुकी हूँ। यहाँ पे एजेस जो है, सॉरी, एजेस जो है वहां पे हमारी जो थिन फिलामेंट है वो ओवरलैप कर रही है थिक फिलामेंट को, पर कंप्लीटली कर रही है क्या? कंप्लीटली नहीं कर रही, पार्शियली कर रही है। तो अगर वो आपको स्टेटमेंट में कंप्लीटली की जगह पार्शियली की जगह कंप्लीटली लिख के बोल दे, क्या बोल देगा? कंप्लीटली, तो स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। मार्क कर लीजिए, यहाँ पे गलती हो जाती है। ठीक है, अब लिविंग द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट, तो उसको हम बोल रहे हैं एच जोन। दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप बाय थिन फिलामेंट इज कॉल्ड एच जोन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स। अगर हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, तो ईच एक्टिन मतलब थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट मतलब बताओ? डाली। थिन फिलामेंट मतलब कौन सा? आइसोट्रोपिक या एनाइसोट्रोपिक? एक्टिन तो लिखा है, आइसोट्रोपिक की एनाइसोट्रोपिक? आइसो, आइसो, हाँ, गुड, वेरी गुड, आइसोट्रोपिक। अब देखो ये जो थिन फिलामेंट होता है ना वो दो एफ एक्टिन से बना होता है। ठीक है, दो फिलामेंटस एक्टिन जो कि एक दूसरे में ऐसे हेलिकली वाउंड होते हैं। ये एक एफ एक्टिन हो गया, ये दूसरा एफ एक्टिन हो गया, और दोनों मिला के क्या बना रहे हैं? एक्टिन। ठीक है, हेलिकली बाउंड टू ईच अदर। ईच एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमरिक ग्लोबुलर एक्टिन। तो आप देखो ये जो एक एफ एक्टिन होता है ना वो ऐसे बनता है, अगर थोड़ा और जूम करें तो। और ये छोटे छोटे गोले क्या है? जी एक्टिन। मतलब ये फिलामेंटस एक्टिन था और ये ग्लोब्यूलर एक्टिन हो गया। तो जी एक्टिन से बनेगा एफ एक्टिन, मतलब बहुत सारे जी एक्टिन से बनेगा एक एक्टिन, और दो एफ एक्टिन से बनेंगे एक्टिन जब वो हेलिकली एक दूसरे से बाउंड होंगे। क्लियर? ठीक है, टू फिलामेंट ऑफ अनदर प्रोटीन, दूसरा प्रोटीन आ गया अब एक्टिन के अलावा। एक्टिन मायोसिन को छोड़ के क्या? ट्रोपोमायोसिन ऑल्सो रन क्लोज टू द एफ एक्टिन। तो दो 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 है, दो एफ एक्टिन के साथ दो फिलामेंट और होते हैं, कौन से? ट्रोपोमायोसिन के। ठीक है, थ्रू आउट इट्स लेंथ। देखो ये जो गोले गोले छोटे छोटे दिख रहे हैं ये हमारे जी एक्टिन, फिर एक पूरा जो लंबा है वो हमारा एफ एक्टिन है। उसके बाद हमको दो उनके साथ में ऐसे रस्सी जैसे दिख रहे हैं ये। ठीक है, ये है हमारे ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, और एक और चीज होती है ट्रोपोनिन, वो बताती हूँ। अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑन द ट्रोपोमायोसिन। अब देखो यहाँ पे वो ऐसा भी बोल सकता है, अ complex protein troponin is distributed at a regular interval on the F actin, ऐसा भी बोल सकता है।
क्योंकि डायग्राम में हमको यहाँ दिख रहे हैं ना, तो उसने मतलब क्लियर किया हुआ है कि वो कहाँ प्रेज़ेंट होते हैं, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर होते हैं, एफ एक्टिन के ऊपर नहीं होते। तो यहाँ पे मार्क कर लीजिए कि यहाँ पे याद रखना है ट्रोपोमायोसिन के ऊपर होते हैं। अब देखो कन्फ्यूज़न क्या होता है, हम ट्रोपोमायोसिन भूल जाते हैं कि ट्रोपोमायोसिन कौन-सा होता है, ट्रोपोनिन कौन-सा होता है। अब देखो ट्रोपोमायोसिन की स्पेलिंग लंबी है और ये फाइबर्स भी लंबे हैं और ट्रोपोनिन की स्पेलिंग छोटी है और ये भी छोटे-छोटे हैं। ठीक है? तो ट्रोपोनिन कौन से छोटे-छोटे गोले और ट्रोपोमायोसिन कौन सा है, ये बड़ा-सा थ्रेड। समझ में आया? चलो ये खत्म करते हैं बस, फिर कल मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। चलो in the resting state, a subunit of troponin masks the actin active binding site for myosin on the actin filament। अब देखो ये पूरा का पूरा हमारा एक्टिन हो गया, ठीक है? तो उसमें से जो ये ट्रोपोनिन होता है ना, उसकी एक सब यूनिट 3 दिख रहे हैं ना छोटे गोले, तो ये ओनली एक एक जो सब यूनिट होती है ना, वो एक्टिव साइट जो होगी, किसके लिए एक्टिव साइट? मायोसिन के लिए। जहाँ पे मायोसिन आके जुड़ता है, उस साइट को छुपा के रखती है, ठीक है? उस साइड को छुपा के रखती है, एक गोला। तो वही उन्होंने बोलने की कोशिश की है, इन द रेस्टिंग स्टेट। अब इस रेस्टिंग स्टेट की जगह अगर वो बोल दें इन द कॉन्ट्रैक्शन स्टेट, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में वो साइट अनमास्क हो जाती है, जो कि हम मैकेनिज़्म में पढ़ेंगे, ठीक है? तो सिर्फ रेस्टिंग स्टेट में वो मतलब जब आराम है मसल को, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं करना है, तब वो उसको छुपा के रखती है। A subunit of troponin mask the active binding site for myosin on the actin filament। अब देखो एक्टिन खत्म हो गया, तो अब आते हैं मायोसिन। ईच मायोसिन मतलब थिक फिलामेंट आइसोट्रोपिक या एनाइसोट्रोपिक? आइसोट्रोपिक या एनाइसोट्रोपिक? एनाइसोट्रोपिक बेटा, डाल ही बताया था ना। चलो गुड गुड। तो देखो ईच मायोसिन मतलब थिक फिलामेंट इज ऑल्सो पॉलीमराइज्ड। पॉलीमराइज्ड मतलब बहुत छोटे-छोटे मोनोमर यूनिट से बना होता है। तो मोनोमरिक प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं? मीरोमायोसिन, ठीक है? उसमें एफ एक्टिन और जी एक्टिन से बना था, इसमें बना है मीरोमायोसिन मायोसिन से। कॉन्स्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट। ईच मीरोमायोसिन हैज़ 2 इम्पोर्टेंट पार्ट। अब देखो मायोसिन के भी 2 इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। एक होता है उसका ग्लोब्यूलर हेड, ये दिख रहा है यहाँ पे, ग्लोब्यूलर हेड विथ अ शॉर्ट आर्म एंड अ टेल। एक छोटी सी आर्म हो गई और फिर ये हो गई इसकी पूंछ, ठीक है? विथ अ टेल। तो क्या-क्या हो गया? ईच मीरोमाइसिन हैज़ 2 इम्पोर्टेंट पार्ट। क्या-क्या? अ ग्लोब्यूलर हेड विथ अ शॉर्ट आर्म एंड अ टेल, ठीक है? द फॉर्मर बीइंग कॉल्ड द हैवी मीरोमायोसिन। अब जो हेड है वो दिखने में हमको हैवी दिख रहा है, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं एचएमएम हैवी मीरोमायोसिन, और जो टेल है उसको हम बोलते हैं एलएमएम लाइट मीरोमायोसिन। द एचएमएम कंपोनेंट दैट इज द हेड एंड अ शॉर्ट आर्म, ये हो गया हैवी मीरोमायोसिन। प्रोजेक्ट आउटवर्ड। अब देखो यहाँ पे ये ऐसे बाहर निकला हुआ है, जो हेड और आर्म है वो ऐसे बाहर निकला हुआ है, तो प्रोजेक्ट आउटवर्ड एट अ रेगुलर डिस्टेंस एंड एन एंगल। क्या रेगुलर होना चाहिए? डिस्टेंस एंड एंगल। थोड़ी थोड़ी देर बाद फिर यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, इस तरीके से कुछ। फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ पॉलीमराइज्ड मायोसिन, ऐसे बहुत सारे यूनिट जुड़ेंगे, एक और बन गया, फिर और बन गया, इस टाइप से। तो पॉलीमराइज्ड जो मायोसिन होता है उससे अलग-अलग डिस्टेंस में, एक रेगुलर डिस्टेंस पे और एक रेगुलर एंगल पे ये जो हेड होता है या फिर हैवी मीरोमायोसिन होता है, ये बाहर निकलता है। और जो इसको बोलते हैं ना, जो बाहर निकला उसको हम बोलते हैं क्रॉस आर्म। क्या बोलेंगे? बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हो गई तो कंफ्यूज नहीं होना। इसको हम बोलेंगे क्रॉस आर्म, ठीक है? अब देखो जो ग्लोबुलर हेड होता है उसके पास एक एक्टिव एटीपीएस एंजाइम होता है। कौन-सा एंजाइम होता है? एटीपीएस एंजाइम। एटीपी क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी करेंसी होती है। अब उसी के आगे हम लगा देंगे एस, तो ये क्या हो जाएगा? एटीपेस एंजाइम। जो एटीपी को हाइड्रोलाइज़ करता है उस एंजाइम को बोलेंगे एटीपेस एंजाइम।
और एक और क्या चीज़ होती है? बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी एंड एक्टिव साइट फॉर एक्टिव 3 चीज़ होती है, ठीक है? एक तो एटीपेस एंजाइम, एक बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी एंड एक्टिव साइट फॉर एक्टिव 3 चीज़ें याद रखना है। चलो, तो ये हो गया स्ट्रक्चर के बारे में। तो टाइम भी हो गया 6 बजने वाले, तो बाकी का चैप्टर हम कल कवर करेंगे। कोई डाउट है? आज का चैप्टर बहुत सीरियस था मतलब ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया मैंने तुम लोगों को, क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है एंड फिर तुम लोग ठीक से रिस्पॉन्स भी नहीं करते हो, पढ़ते भी नहीं हो इसलिए। बाकी ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा है तो कल भी जॉइन कीजिएगा, पढ़ेंगे। जॉइन करने के लिए अब डिस्कशन ग्रुप पे ही लिंक आया करेगी और मोस्ट ऑफ द टाइम होगा 5 पीएम। जिस दिन टाइम चेंज होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी, ठीक है? हाउ वाज़ द सेशन? लेट मी चेक मैसेजेस। थैंक यू मैम। चलो ठीक है। पार्ट 2 इसका हम कल पढ़ेंगे प्लस थैंक यू एवरीवन और इसके नोट्स और मार्किंग्स आपको मिल जाएँगी, ठीक है? चलो ठीक है, लीव कर दीजिए क्लास।